लोगों तो आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। मैंने आपको जो एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सैम्पल पेपर की वीडियो की बात कही थी, तो वो वीडियो आ चुकी है। हम इसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एंड ओनली मतलब पहला क्वेश्चन ओनली पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब मैंने आपको कल एक्टिव लिसनिंग पढ़ाया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। एक्टिव लिसनिंग्स में रिसीविंग होता है, मतलब एक्टिव लिसनिंग के लिए हमें रिसीव करना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, उसको इवेल्युएट करना ज़रूरी है और उसको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। तो इसमें गलत आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फर्स्ट वाले का आंसर है ऑप्शन सी। फिर अवर सेकेंड वन क्वेश्चन कम्स, इट अराइज ब्यूटी ऑफ इंसेंटिव्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। अब ब्यूटी और रिवॉर्ड्स का मैंने आपको कल पढ़ाया था, दो टाइप के मोटिवेशन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इन इंट्रिंसिक मोटिवेशन में वो आपको सिर्फ मोटिवेशन देता है, कुछ फिजिकल मोटिवेशन जैसे गिफ्ट इंसेंटिव ये नहीं देता है। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आपको गिफ्ट इंसेंटिव्स एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स देते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। देन अवर थर्ड क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज इनकरेक्ट इन स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में क्या इनकरेक्ट होता है, क्या इनकरेक्ट है। अब स्मार्ट एक गोल का वे है जिसमें एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रिलेवेंट एंड टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। थर्ड का आंसर होगा डी, रीडेबल टाइम। फोर्थ, इन द स्प्रेडशीट यू कैन सी अ वर्कशीट विद सेल्स प्लेस्ड इन डैश बट नॉट डैश। इसका आंसर होगा रो हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम वर्टिकल। अगर आप कंफ्यूज हो रो हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल, या कॉलम हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी एक मकान बनाता है घर, तो उसके अंदर जो कॉलम रहते हैं, खंभों को कॉलम बोलते हैं, और वो वर्टिकली खड़े होते हैं। तो उससे आप याद रख सकते हो कि रो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल होते हैं। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है। ए है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। देन बी कम्स, it begins with identifying an opportunity as a potential to sell and make profit in the market. C, it deals with optimization in utilization of resources. And D, it is the inability of an enterprise and an entrepreneur to take risk. तो फिफ्थ का आंसर होगा डी, ये एक एबिलिटी होती है एंटरप्राइज की, एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने की, क्योंकि एंटरप्रेन्योर रिस्क तो लेता ही है, एंटरप्रेन्योर रिस्क तो लेता ही है। और इसमें एबिलिटी वर्ड की जगह इनएबिलिटी लिखा है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। देन अवर सिक्स्थ क्वेश्चन कम्स, डैश इज डिफाइंड एज वन दैट हेल्प्स ब्रिंग आउट एंड मेंटेन ट्रांजिशन टू एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रिफॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। कल हमारा एक टॉपिक बहुत लंबा चला था जिसका नाम है ग्रीन जॉब, और इसका आंसर ही होगा ग्रीन जॉब। ये टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। Then our next question comes, what is meant by primary market? A primary market is a market where new securities are listed for the first time for public. इसका मतलब होता है प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज़ लिस्ट आती है जो जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में नहीं है, जिनके शेयर हम नहीं खरीद सकते, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है। उसके लिए वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ हम आईपीओ बाई कर सकते हैं, और याद रखना आईपीओ सिर्फ बाई कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते। और सेकेंडरी मार्केट में हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं उसके सिक्योरिटीज़ को लिस्ट होने के बाद। तो प्राइमरी मार्केट का मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, द सिक्योरिटीज़ मार्केट हैज़ एसेंशियली थ्री कैटेगरीज ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अब ये भी मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा था आपको। इसका आंसर होगा इन्वेस्टर्स, इशूअर एंड इंटरमीडियरीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब डी म्यूचुअलाइजेशन आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय डी म्यूचुअलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी म्यूचुअलाइजेशन और डी मटेरियलाइजेशन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी म्यूचुअलाइजेशन कंपनी के ओनर्स को, मैनेजमेंट को और स्टॉक एक्सचेंज को डिफरेंट करती है, क्योंकि जो कंपनी के ओनर रहते थे वो स्टॉक एक्सचेंज में मैनिपुलेशन करते थे खुद की कंपनी के शेयर्स के साथ, शेयर प्राइस बढ़ाकर।
और डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? डीमटेरियलाइजेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डीमटेरियलाइजेशन इज चेंजिंग ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये एक प्रोसेस है जिससे जो हमारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, मतलब पहले के टाइम पे जो पेपर ट्रेडिंग वगैरह होती थी, जो भी हम शेयर्स वगैरह करते थे तो उसकी कन्फर्मेशन पेपर वगैरह से आती थी और हमें सेल करना होता तो वही पेपर उनको देने पड़ते थे। तो उन्हीं फिर जब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम आया तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गई। तो पेपर बेस्ड ट्रेडिंग को सारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। उस प्रोसेस का नाम होता है डीमटेरियलाइजेशन। फिर डीमटेरियलाइजेशन का एक उल्टा आता है एक और, जिसका नाम होता है रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्टिफिकेट्स हैं उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना, ये अभी भी हो सकता है। देन अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिस कैटेगरी ऑफ मेंबरशिप एंटाइटल्स a member to clear and settle trades of such members of an exchange who choose to clear and settle their trades through this member। अब इसका आंसर तो लाइन पढ़ के आ जानी चाहिए। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, यही प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो होता है वो ट्रेड्स को क्लियर और सेटल करता है। ऐसे ऐसे सेम टू सेम डेफिनेशन मैंने आपको कल पढ़ाई थी। फिर अपना अगला क्वेश्चन था, फेलियर टू सबमिट ऑडिट अकाउंट्स बाय ट्रेडिंग मेंबर एंड विच टाइप ऑफ मिसकंडक्ट। कौन से मिसकंडक्ट में आता है ऑडिट अकाउंट्स को ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा सबमिट करना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनप्रोफेशनल कंडक्ट। देन आवर सिक्स्थ क्वेश्चन कम्स, members should have a prudent system of risk management to protect themselves from client default. Dash is an important element of such a system. Option A, NSCCL. Option B, margin. Option C, capital. Option D, UCC, unique client code. तो मैंने मार्जिन बताया था। मेंबर्स के पास एक प्रूडेंट सिस्टम रहता है रिस्क मैनेजमेंट का, उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइंट की डिफ़ॉल्ट की वजह से, जिससे इस सिस्टम को बोलते हैं मार्जिन। अब मार्जिन दो टाइप की होती है, एक मार्जिन, एक तो ये मार्जिन हो गई, और दूसरा मार्जिन एक पेमेंट होता है। जब भी हम कोई फ्यूचर डेरिवेटिव्स में जब भी हम कोई फ्यूचर बाय करते हैं तो हमें मार्जिन चाहिए होता है, और डेरिवेटिव में जब भी हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें प्रीमियम लगती है। देन सेवन क्वेश्चन कम, डैश नोट इज़ अ confirmation of trades done on a particular day for and behalf of a client। तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट नोट। इसका कंफर्म नहीं था इसलिए मुझे चैट जीपीटी से पूछना पड़ा था, क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी थोड़ी सी डिफरेंट आ गई है। पर गलत आंसर नहीं पढ़ा सकता ना, कंफर्म करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रैक्ट नोट। देन क्वेश्चन 3 कम्स, डैश आर यूजर्स एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। डैश आर यूजर्स एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ हायरार्की। तो इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से, हाँ नहीं, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी, डीलर। Then second question comes, which of the following is not an activity of normal market open phase। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज़ होता है जो होता है 9:15 to 3:30। इसमें क्या नहीं होता, ऑर्डर एंट्री हो जाती है, ऑर्डर मॉडिफिकेशन हो जाती है, ऑर्डर कैंसलेशन हो जाता है, पर ऑर्डर का ऑक्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्शन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सरकॉन। सरकॉन क्या होता है? सरकॉन एक पीरियड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विलियंस एंड कंट्रोल। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पे और जो ऐसी फ्रॉड प्रैक्टिसेस होती है स्टॉक एक्सचेंज में उस पर नज़र रखता है। एक टाइप से अपन इसको कैमरा बोल सकते हैं, क्योंकि सर्विलियंस, कैमरे में भी सर्विलियंस होता है और कंट्रोल भी करता है यही। तो इसका फुल फॉर्म होता है सर्विलियंस एंड कंट्रोल। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, an indicator for corporate actions for a security is another feature in market watch। what does C candidate here। अब इसका आंसर तो है सी, जो कैंडिडेट करता है पहले सी डी आता है, फिर सी आर आता है, फिर सी बी आता है, फिर सी आई आता है। अब सी इसमें इंडिकेट करता है एक से ज़्यादा का। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5।
जो AL होता है एक्टिविटी लॉग, shows all the activities that have been performed on any order belonging to that user. Which of the following is not a feature of activity log? एक्टिविटी लॉग का क्या फीचर नहीं है इसमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द यूज़र कैन मॉडिफाई ऑर्डर्स फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स स्क्रीन। अब एक लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको। ट्रिगर प्राइस क्या होता है? तो ट्रिगर प्राइस एक प्राइस होती है जिस पे स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब लॉस को स्टॉप करने के लिए एक ऑर्डर लगाते हैं हम, वो एक्टिवेट जिस प्राइस पे हम सेट करते हैं उसे ट्रिगर प्राइस कहते हैं। फिर अपना 7th क्वेश्चन आता है, एक्सचेंजेस इंटरनेशनली आर इंट्रोड्यूसिंग को लोकेशन सर्विसेज टू सपोर्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यूजिंग एल्गोरिदम ट्रेडिंग एंड हाई स्पीड नेटवर्क। अब ये लाइन तो मेरे को पूरी की पूरी रटी हुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। इस लाइन को मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट भी है ये, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकती है। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स सिक्योरिटीज़ पे इन। अब पे इन मैंने बोला था आपको क्लियरिंग कॉरपोरेशन के व्यू से देखना है हमें। अब पे इन और पे आउट मैं आपको समझा देता हूँ। सिक्योरिटीज़ पे इन इसका मतलब होता है चीन टपक डम डम। सिक्योरिटीज़ पे इन का मतलब होता है शेयर्स के, हमको हर बार देखना है कि शेयर्स पे इन हो रहे हैं या शेयर्स पे आउट हो रहे हैं, और हमको ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ये बात ध्यान रखना, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटीज़ पे इन मतलब होता है जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर्स बाय करता है, जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर्स को सेल करता है तो वो शेयर्स उसके पास से क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास चले जाते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज़ पे इन। अब मैंने आपको ये बोला था कि इसको क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि और इसमें शेयर्स को देखना है, पैसे को नहीं, शेयर्स को देखना है। अब शेयर्स को देखना है, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन में शेयर्स पे इन हो रहे हैं, मतलब शेयर्स के क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अंदर आ रहे हैं। और सिक्योरिटीज़ पे आउट होता है मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन से जा रहे हैं, पे आउट मतलब क्लियरिंग कॉरपोरेशन से शेयर्स इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, पे आउट हो रहे हैं। देन सेकंड कम्स the role of several entities involved in the process of clearing and settle the trades executed on exchanges except। अब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क्लियरिंग रेगुलेटर। फिर आता है शॉर्ट डिलीवरी क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब शॉर्ट डिलीवरी क्या होता है? शॉर्ट डिलीवरी का मतलब होता है जब सेटलमेंट के टाइम पे इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ को टाइम पर नहीं दे पाता है, उस प्रोसेस को शॉर्ट डिलीवरी बोलते हैं। अब आजकल तो ऑटोमेटिक ही चले जाते हैं, पहले के टाइम पे जब ओपन मार्केट सिस्टम था उस टाइम की बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है इसमें। देन आवर थर्ड क्वेश्चन कम्स, डेली मार्जिन पेएबल by the trading members in the cash market consist of the following except option number A value of risk VAR margin, option number B market to market margin, option number C extreme loss margin, option number D replacement cost margin। तो बालकों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मार्जिन। फिर हमारा 5th क्वेश्चन आता है, द VAR मार्जिन वैल्यू एट रिस्क मार्जिन रेट विल बी चार्ज ऑन द नेट आउटस्टैंडिंग पोजिशन ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लाइंट्स ऑन द रेस्पेक्टिव सिक्योरिटीज अपॉन ऑल ओपन सेटलमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए बाय वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, ऑप्शन बी बाय माइनस सेल, ऑप्शन सी बाय वैल्यू प्लस सेल वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी बाय प्लस सेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाय वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। फिर हमारा 6th क्वेश्चन आता है, हु अलॉट्स ISIN इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब मैंने आपको एक चार्ट बताया था ये चैप्टर पढ़ाते टाइम कि कौन सी सिक्योरिटीज़ को कौन कौन इशू करता है, सिक्योरिटीज़ के ISIN को कौन इशू करता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस टाइप की सिक्योरिटीज़ थी उसमें।
तो ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चक दे इंडिया। फिर क्वेश्चन फिफ्थ आता है, फर्स्ट, एज पर सेबी prohibition of insider trading regulation 2015, a person is to be connected person if such person dash. A is an intermediary, B is an official or an employee of a self-regulatory organization, C is a banker of a company, D is a director. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज़ एन ऑफिशियल और एन एम्प्लॉय ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। लगातार बोल रहा हूँ यार, अब थक गया हूँ। देन सेकेंड क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी विथ विच इंटरेस्ट इज पेड कंपाउंडेड। कंपाउंडेड का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज। कंपाउंडेड विल हैव एन इफेक्ट ऑन इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, रिफ्लेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। देन our अगला क्वेश्चन कमिंग, certain key financial parameters like EPS, earning per share, PE ratio, current size of equity, etc. for arriving at the estimated future price will be considered as option number A, industry analysis, option number B, corporate analysis, option number C, financial analysis, option number D, टेक्निकल एनालिसिस। तो सब्र रखो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल एनालिसिस। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, करेंट रेशियो मेजर। अब करेंट रेशियो क्या मेजर करता है? अब जाहिर सी बात है लिक्विडिटी मेजर करता है। अकाउंटेंसी बच्चों इतना तो पढ़ लो। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और soundness of the firm is measured in terms of its ability to pay interest regularly, to repay the principal on due dates or at the time of maturity is known as option number A, current account structure, option B, profitability ratio, option C, leverage और capital structure, option number D, earning per share। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, dash measures the profit available to the equity shareholders per share, that is the amount they can get on every share held। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन सिक्स आता है, दे टेक पोजिशंस इन फाइनेंशियल मार्केट टू अर्न रिस्कलेस प्रॉफिट्स। अब रिस्कलेस प्रॉफिट कौन करता है? अब मैंने आपको तीन प्रोसेस के बारे में बताया था, पहला हेजिंग, दूसरा स्पेकुलेशन, तीसरा आर्बिट्रेशन। तो जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं वो सबसे कम रिस्क लेते हैं, रिस्क लेस प्रॉफिट लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। और इसी लाइन को मैंने पढ़ाते टाइम 4 बार हाईलाइट करा था। अब फ्यूचर्स और फॉरवर्ड मार्केट के बारे में मैंने बताया था। अब फॉरवर्ड मार्केट की कोई भी एक लिमिटेशन बताओ। एक पूछिए, मैं 2 बता देता हूँ, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और हाई काउंटर पार्टी रिस्क। ये लाइन तो मैंने ये भी हाईलाइट तो बहुत बार करी थी, आपको पूरा पैराग्राफ बताया था इसका। तो अब थर्ड क्वेश्चन आता है, द अमाउंट डेट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द मार्जिन अकाउंट एट द टाइम अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फर्स्ट एंटर्ड इनटू इज नोन एज ए, इनिशियल मार्जिन, बी, मार्किंग टू मार्केट, एक है ऑप्शन सी, मेंटेनेंस मार्जिन, ऑप्शन डी, पे ऑफ मार्जिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनिशियल मार्जिन। फिर फोर्थ आता है, डैश मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक्स, रिस्पॉन्सिवनेस टू मार्केट फैक्टर्स। अब इसका अल्फ़ा, गामा, बीटा, थीटा, इसमें सिर्फ कोर्स में आपके सिर्फ बीटा है, तो आंसर ही बिना देखे बीटा कर देना इसमें। ये तो आपको 10th क्लास से कंफ्यूज कर रहा है अल्फ़ा, बीटा, गामा लाके। फिर अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं? अब मैंने बताया था 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, कि यूरोपियन और एक अमेरिकन। अमेरिकन ऑप्शन वो ऑप्शन होते हैं जो उसकी एक्सपायरी के पहले कभी भी ट्रेड किया जा सकते हैं।
बहुत ही आसान है। यूरोपियन ऑप्शन भी वही होता है, लेकिन इनकी बुक में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन दे के नहीं रखी है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये वाली लाइन लिख दी और सिंपल ऑप्शन पूछेंगे तो ऑप्शन में भी आपको यही बोलना है, फ्यूचर सॉरी अमेरिकन ऑप्शन में भी यही बोलना है और यूरोपियन ऑप्शन में भी यही बोलना है। तो आपको एक नंबर तो पक्का है, सिर्फ एक लाइन याद रख लेना। फिर हमारा 6th क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द स्पॉट प्राइस इज़ ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस डिपेक्ट्स। कॉल इन द मनी, पुट इन द मनी, कॉल आउट द मनी, पुट आउट द मनी। इसका आंसर होगा कॉल इन द मनी। फिर सब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट एनी टू टेक्निक्स दैट कैन हेल्प अस टू मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक इन द लॉन्ग रन। मतलब लॉन्ग रन मतलब लंबी रेस, और पॉजिटिव आउटलुक मतलब घोड़ा, लंबी रेस का घोड़ा। क्वेश्चन 7, सजेस्ट एनी टू टेक्निक्स दैट कैन हेल्प अस टू मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक इन द लॉन्ग रन। इसका आंसर होगा पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, नेगेटिविटी को दूर करें और अपने माइंड में गोल सेट करें और गोल से मोटिवेट होके उस गोल के पीछे भागे। जो पास्ट में बीत चुका है उसके पीछे ना जाएं। बहुत ही सिंपल आंसर है, लड्डू क्वेश्चन है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 8 आता है, देर आर 5 पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। दिस 5 डायमेंशंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज बिग 5 फैक्टर्स, बिग बॉस, एंड द मॉडल आर रेफर्ड टू एज 5 फैक्टर मॉडल। नेम देम एंड डिफाइन एनी वन। अब हमारे बिग बॉस फैक्टर्स आते हैं। एक होता है ओपननेस, दूसरा होता है कॉन्शियसनेस, तीसरा होता है एक्स्ट्रावर्जन, फोर्थ होता है एग्रीएबलनेस एंड फिफ्थ होता है न्यूरोटिसिज्मनेस। अब इनको मैं समझाने नहीं बैठूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लंबी वीडियो देख के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और इनको मैंने पिछले चैप्टर्स में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। फिर हमारा 9th क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेजेस इन प्रेजेंटेशन। अब हम जैसे, अब पहले एक बुक का नाम बताओ, मैंने जो आपको बताया था जिसमें हम एंटर करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। इसका आंसर देता हूँ, मेन्यू पे जाना, इमेजेस सर्च करना, इंसर्ट पे क्लिक करना, ओके कर देना। बस ये 4 ही तो स्टेप है। और मैंने उस बुक का नाम पूछा था आपसे जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो उस बुक का नाम होता है स्प्रेडशीट। फिर क्वेश्चन आता है, व्हेन ए फैमिली और एन इंडिविजुअल मतलब सिंगल, when a family or an individual runs a business successfully and passes it on the next generation, then such entrepreneur is generally termed as family business entrepreneur। अब फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर में मैंने आपको कहीं डिटेल में तो नहीं समझाया था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और इसके कोई चांस भी नहीं एग्ज़ाम में आने के। पर फिर भी फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर मतलब जो फैमिलीज मिला के जो बिज़नेस चलाती है, पीढ़ी से पीढ़ी में चलता है, जनरेशन टू जनरेशन। बस इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना अपने वर्ड्स में। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेट ब्रोकिंग। इंटरनेट ब्रोकिंग की वर्किंग प्रोसेस क्या होती है? इन्वेस्टर ऑनलाइन तरीके से ट्रेड करते हैं और सेटलमेंट होता है ऑनलाइन तरीके से ही, बैंक से हो जाता है, क्लियरिंग बैंक से, क्लियरिंग कॉरपोरेशन से। बहुत ही ईजी है ये तो। फिर अपना अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ऑपरेशनल एंड लीगल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क वो होती है जो भी हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते टाइम ले रहे हैं, और लीगल रिस्क वो होती है जो हम लीगल वे में ले रहे हैं, लीगल काम करते वक्त इलीगल काम करते हुए, लीगल काम में इलीगली लीगल काम को इलीगली करते हुए। बहुत ही डाउट होता है यार, मतलब क्या बोलूँ क्या मैं। फिर 14th क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द राइट्स एंजॉयड बाय प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर्स। इसको मैंने अभी बताया था इससे पिछली वाली वीडियोस में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उसमें मैंने बताया था प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 राइट बताना है इसमें। 2 राइट मैं बताता हूँ। पहला, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और दूसरा, कंपनी के वाइंडिंग अप पे इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। फिर क्वेश्चन 15 आता है, एक्सप्लेन इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होती है? किसी लार्ज ऑर्डर को एग्जीक्यूट और रिफ्लेक्ट करने के लिए इम्पैक्ट कॉस्ट लगती है। फिर अपना क्वेश्चन 16 आता है, ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर स्क्वायर ऑफ द एक्सपायरी
व्हाट डू यू नो अबाउट इट्स कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। तो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल 3 महीने की होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च। जैसे ही जनवरी का महीना ख़त्म होता है वैसे ही अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फरवरी का ख़त्म होता है मई का मंथ स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन पे, उसी सेकंड पे। मतलब ये 3 महीने तो एटलीस्ट होते ही है, एटलीस्ट क्या 3 ही महीने होते। फिर अपना क्वेश्चन 17 आता है, एक्सप्लेन द कंडीशंस। अब क्वेश्चन 17 बोल रहा है कि ट्रेडिंग मेंबर किसी बिजनेस को सस्पेंड कैसे कर सकता है। अब मैं बताता हूँ। जब भी कोई बिजनेस ऐसे ही फ्रॉड एक्टिविटी करता है, फ्रॉड ही बोल सकते हैं अपन, फ्रॉड एक्टिविटी करता है, जैसे जैसे स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशन करना या प्रॉफिट कमाने का अपने स्टॉक का प्राइस गिरा देना, इन सब। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी कंपनी के स्टॉक के प्राइस गिर गई तो उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा। अब स्टॉक की प्राइस मिली गिरी तो शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर्स है उनको, शेयर होल्डर को लॉस हुआ होगा। अब मैं बताता हूँ, कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांट देती है, कंपनी का लॉस होता है तो लॉस शेयर होल्डर कंपनी को दे देते हैं। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है स्टॉक मार्केट का। फिर अपना क्वेश्चन 18 आता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट रेगुलर लॉट मैचिंग। रेगुलर लॉट मैचिंग का मतलब होता है जब भी कोई इन्वेस्टर कुछ बाय करता है तो अगर जब भी कोई बायर कुछ बाय करता है तो सामने वाला सेलर भी बैठा होना चाहिए उसी प्राइस पर बाय सेल करने के लिए। अगर कोई नहीं होता तो फिर ऑथोराइज्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, ऑथोराइज्ड पर्सन उसको बाय करता है, फिर उसके डिफरेंस से प्रॉफिट कमाता है। फिर मैंने सारे टॉपिक को आपको ब्रीफली समझाया बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स में। अब मैं जितना ये समझा रहा हूँ इतना तो बड़े बड़े टीचर भी नहीं समझाते हैं। मैं तो खैर एक छोटा सा नया सा क्रिएटर हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा यार, सब्सक्राइब कर दो। फिर क्वेश्चन 19 आता है, द ट्रेडिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लिक्विड एसेट्स which adequately cover various margins and minimum capital requirement under capital adequacy requirement. Describe its capital asset requirement. कुछ भी नहीं है, ट्रेडर्स को उनका कैश बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए, लिक्विड एसेट्स को लाइबिलिटी से ज़्यादा रखना चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट हो पाए ऐसी कैपिटल एडिक्वेंसी रखना चाहिए। बस इतना आसान ही है यार ये तो। फिर अपने अब कितने क्वेश्चन बचते हैं, 2 3 4 5 क्वेश्चन और बचते हैं। मैं भी थक गया हूँ इतनी बड़ी वीडियो बनाते बनाते, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो चलता है। फिर क्वेश्चन 20 आता है, एक्सप्लेन दी वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप विद NSE एंड NSCCL। मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसकी मेंबरशिप के क्या क्राइटेरिया है। अब इसके क्राइटेरिया जानेंगे अपन, कितने क्या पैसे लगते हैं इनमें, कितनी क्या लिमिट है एज क्राइटेरिया, कितनी क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, वही सब देखेंगे। और सॉरी, इसमें क्राइटेरिया पूछा है तो क्राइटेरिया बताता है, NSE में होता है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर, और NSCCL में होता है क्लियरिंग मेंबर और प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। वैसे मैंने अभी जो इसके पहले इस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपके चैप्टर 1 में है। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अपना अगला आता है, SBTS स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के एडवांटेजेस बताना। अब क्वेश्चन 4 मार्क्स का तो 4 ही बताऊँगा, ज़्यादा क्यों बताऊँ। पहला एडवांटेज होता है, लोग कभी भी अपनी स्क्रीन अपने शेयर्स की करेंट प्राइस देख सकते हैं। फिर दूसरा है आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा होता है जब चाहे जब बाय कर सकते हैं, जब चाहे तब। फिर चौथा है जब चाहे जब सेल कर सकते हैं। ये 4 तो हो गई। और बता दूँ, अब फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, खुद के हाथ में ही सारा ट्रेडिंग का कामकाज रहता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। यही सब तो है, और क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 आता है, VAR is a single number value at risk which encapsulates whole information about the risk in the portfolio. It means potential loss from an unlikely adverse event in a normal market environment. Computation of VAR margin requires 4 definitions. Explain them. 4 क्यों बताऊँ, मेरे को तो ये आती है। चलो 4 ही बता देता हूँ यार। पहली होती है टाइम हॉरिजॉन, और दूसरी होती है, सेकंड होता है कॉन्फिडेंस लेवल, थर्ड होता है पोर्टफोलियो, फोर्थ होता है वॉलीटिलिटी। बस ये 4 ही तो है, डिटेल में समझूंगा क्या मैं, पागल बैठा हो गया है।
हाँ, आपको अगर समझना हो तो डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बना दी है, वो भी समझ लेना अगर आप चाहो तो। ना चाहो तो गूगल वूगल से देख लेना शॉर्ट वर्ड करके। फिर क्वेश्चन 23 आता है, बिसाइड सर्विंग एज अ बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी और मार्केट, द इंडेक्स ऑल्सो हैज़ अदर एप्लीकेशंस इन द फाइनेंस. Various products have been designed based on the indices such as the index derivatives, index funds, and the exchanges traded funds. We here restrict our discussion to only index derivatives. How does an index derivative earn popularity? पोपो से पोपट लाल के याद आ गई। पॉपुलैरिटी, ये पॉपुलर ऐसे है क्योंकि ये हेजिंग, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेशन करते थे कम पैसों में। तो जाहिर सी बात है, अगर कम पैसों में करेंगे तो पॉपुलेशन तो सॉरी पॉपुलैरिटी तो मिलेगी ही। फिर अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन से आता है, देयर आर टाइम्स व्हेन यू थिंक द मार्केट इज़ गोइंग टू राइज ओवर द नेक्स्ट 2 months. However, in the event that the market does not rise, you would like to limit your downside. One way you could do this by entering into a spread. A spread trading strategy involves taking a position in 2 or more options of the same type. That is 2 or more calls or 2 or more puts. अब कॉल और पुट तो मैंने बता दिया था आपको। A spread is that a spread that is designed to profit in the price goes up is called a bull spread. Discuss the case with an example. अब एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हो अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो। इतने बड़े तो हो गए, 12वीं में आ गए होंगे, दाढ़ी मूंछ आ गई यार तुमको। और जिसको नहीं आई वो तो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि कॉल ऑप्शन को लोअर प्राइस में ख़रीदे और हाई प्राइस में बेचे, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, रिस्क कम हो। बस इतना सही है। इसको बस अपने हिसाब से लंबे वर्ड्स में खींचना। सारे आंसर ही एक एक दो दो लाइन के, उनको तो खाली जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो आराम से खींच देंगे अच्छे लंबे लंबे वर्ड्स में। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और क्या, एग्ज़ाम अच्छी जाए तो फिर दुआ भी देना कमेंट में आकर। पहले भी दे सकते हो अगर अच्छे से याद हो गया हो तो।